नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और यह है सवाल इंडिया का। इस वक्त सवाल यह है कि कर्नाटक का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और आज बेल्लारी में उन्होंने फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फिल्म द केरल स्टोरी इन दिनों चर्चा में है। प्रतिभाशाली और बौद्धिक लोगों की खूबसूरत भूमि के लिए जाने जाने वाले केरल में कैसे आतंकवादी साजिशों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस फिल्म से पता चलता है। पीएम ने कहा कि बीते कुछ सालों में आतंकवाद का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई नहीं देती, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेर कर कहा कि मैं ये देखकर हैरान हूं कि वोट बैंक के खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसी पार्टी क्या कभी भी कर्नाटक की रक्षा कर सकती है? ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। तो आपने सुना पीएम मोदी ने यहां पर इस फिल्म का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर किस तरह से जो है वो निशाना साधा है। ऐसे में ये सवाल अब यहां पर अहम है कि क्या ये भी एक मुद्दा जो है वो आने वाले वक्त में जो कर्नाटक के चुनाव प्रचार में बड़ा होता हुआ दिखेगा। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल। अखिलेश जी, ये ऐसी फिल्म है जिसकी चर्चा काफी रही पिछले कुछ दिनों, इसको बैन करने तक की जो है वो मांग उठती रही। अब पीएम मोदी ने इसके जरिए कांग्रेस पर यहां पर निशाना साध दिया है। क्या कर्नाटक की सियासत में ये भी एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने द केरल स्टोरी फिल्म की चर्चा की है जनसभा में, जो बेल्लारी में उनकी अब से कुछ देर पहले हुई, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी अब इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाने जा रही है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। और दरअसल इस पर बीजेपी का पक्ष इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि पहले हाईकोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में बार बार इसको चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में तो 3 बार इसके खिलाफ, इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई और तीनों बार ही जो याचिकाकर्ता थे उन्हें खाली हाथ सुप्रीम कोर्ट से वापस आना पड़ा। हाईकोर्ट ने भी इस पर पाबंदी लगाने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था। तो इसीलिए बीजेपी को लगता है कि ये जो मूवी है जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये केरल में जिस तरह से लड़कियों को, खासतौर से हिंदू लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, उस थीम के ऊपर आधारित है, कथित लव जिहाद के ऊपर आधारित है। और किस तरह से उनको बरगलाने के बाद उनको जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है आईसिस, उसमें भेजा जा रहा है, उस थीम पर बनी हुई ये फिल्म है। और इसीलिए पीएम मोदी ने इसका जिक्र करते हुए आतंकवाद और इस मूवी पर बैन लगाने वालों को आतंकवाद का करने वालों का बचाव करने से जोड़ा है। और इसी के साथ उन्होंने इस मामले में कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये लोग जो कि इस मूवी पर बैन करने की मांग कर रहे थे, वो दरअसल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम है, कांग्रेस का पूरा एक नैरेटिव
क्रिएट करने की एक पूरी रणनीति होती है, जिसके लिए वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। और कर्नाटक के बगल में ही केरल सटा हुआ है और इसलिए ये लगता है कि जिस तरह के मुद्दे एक के बाद एक बीजेपी यहाँ कर्नाटक में उठा रही है, जिसको कि हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे बताया जा रहा है, ध्रुवीकरण करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है, उसी श्रेणी में एक ये भी मुद्दा है। और हमें यहाँ ये नहीं भूलना होगा कि लगातार जो बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग या बात जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही है, उसका जिक्र भी पीएम कर रहे हैं। और आज की इस रैली में भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो बजरंग बली की जय बोल रहे हैं, इसी पर उनको आपत्ति हो रही है। बिल्कुल अखिलेश जी, एक तो वो एक मुद्दा था जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से उसकी शुरुआत हुई, उस पर लगातार पीएम मोदी अपनी रैलियों में उसका जिक्र कर रहे हैं। अब एक और ये मुद्दा यहाँ पर आ गया है। इसी तरह अगर बीजेपी का अभी तक का कैंपेन यहाँ पर देखें तो क्या बड़े मुद्दे जो है एक तरह से सेट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये भी चर्चा थी कि कर्नाटक के मुद्दे जो है कहीं वो पीछे तो नहीं हो जा रहे हैं। कर्नाटक के अपने जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा तो होती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी के हाथ एक के बाद एक ऐसे कई मुद्दे लगे हैं जिसके चलते बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी की ओर से एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें बार बार 40% कमीशन को लेकर बोबई सरकार पर निशाना साधा जा रहा था, उसका भी जवाब देने का मौका मिला है। आज की जी सभा में भी पीएम मोदी ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आप जो राजीव गांधी की सरकार थी तब तो 85% कमीशन लिया जाता था, क्योंकि केंद्र से जब 1 रुपया भेजते थे केवल 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचते थे, बीच का 85% जो था वो खा लिया जाता था करप्शन में। तो ये करप्शन के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने आज कांग्रेस को जवाब देने की कोशिश की है। बिल्कुल अखिलेश जी, ये भी उन्होंने निशाना साधा कि घोषणा पत्र की तुलना एक तरह से आप देखिए अगर तो बीजेपी ने क्या वादे किए हैं, वो कहते हैं कि विकास की तरफ जो है हमारा दिशा है और कांग्रेस जो है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ये बातें बार बार की गई है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से कहा गया कि सेल्फ गोल किया बजरंग दल वाली बात को लेकर के, जिसके बाद कांग्रेस के नेता लगातार सफाई दे रहे हैं। कहीं वो हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं तो कहीं ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो पूरे राज्य में हनुमान जी के कई मंदिर बना दिए जाएंगे। और कल दिलचस्प बात है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम के नतीजे आए और जितने पार्षद जीते उन्हें लेकर के राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं हिमाचल के, वो वहां पर शिमला का जो प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है वहां लेकर गए। तो एक के बाद एक ऐसा संकेत कांग्रेस की ओर से मिल रहा है कि किस तरह से वो इस मुद्दे को लेकर अब बचाव की मुद्रा में आ गई और इसीलिए बीजेपी अब ज्यादा आक्रामक होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और इसको इस तरह से देखें अखिलेश जी, क्योंकि जिन मुद्दों पर कांग्रेस का एक तरह से आप कहिए कैंपेन रहा, भ्रष्टाचार का मुद्दा वो बड़ा करने की कोशिश करते हुए दिखे, सरकार के ऊपर उन्होंने सवाल कई सारे खड़े करे, उन सब के ऊपर अब पीएम मोदी का जो कैंपेन है वो आगे दिख रहा है। जिस तरह की तैयारियां उनकी हैं, आज की आप देखिए रैली, कल बड़ा रोड शो होना है, परसों की भी तैयारियां हैं, तो अब पीएम मोदी यहां पर फ्रंट फुट पर जो है वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्त धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आज पहुंचे हैं, आज उनकी 2 सभाएं हैं, एक सभा हो चुकी, दूसरी अब से कुछ देर में होगी। आज रात वो बेंगलुरु राजभवन में रुकेंगे। कल सुबह एक बड़ा रोड शो 26 किलोमीटर का बेंगलुरु शहर में निकाला जाएगा। उसके बाद कल उनकी भी 2 सभाएं वहां पर होंगी, कर्नाटक में 2 अन्य जगह पर। कल रात भी वो बेंगलुरु राजभवन में रुकेंगे। फिर रविवार सुबह फिर से एक बार उनका 10 किलोमीटर का रोड शो बेंगलुरु में निकाला गया है। इस रोड शो को पहले दरअसल शनिवार को ही 2 भाग में करने की योजना थी, लेकिन जैसा कि वहां के तेजस्वी सूर्या सांसद, उन्होंने ये ट्वीट करके बताया कि चूंकि रविवार को नीट की परीक्षा होनी है और पीएम मोदी ने निर्देश दिया था कि छात्रों को उनके रोड शो के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, शनिवार और रविवार। और पूरा प्रयास ये होगा कि 11 बजे तक, यानी परीक्षा शुरू होने से 1-1.5 घंटे पहले तक ही इस रोड शो को समाप्त कर दिया जाए, ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में दिक्कत ना आए। शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। और ये जिस तरह की अब प्रतिक्रियाएं इस पर कैसी आती हैं ये देखना काफी अहम हो जाएगा, क्योंकि एक नया मुद्दा आप कहिए कर्नाटक में होगा जिस पर अब चर्चा होते हुए शायद दिखे, क्योंकि यहाँ पर जो एक मूवी थी केरल स्टोरीज पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी उसका जिक्र पीएम मोदी ने अब यहाँ पर करते हुए कांग्रेस पर सीधे जो है यहाँ पर निशाना साधा है। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कि किस तरह से ये मुद्दा जो है वो इस पर प्रतिक्रियाएं दिखती हैं, क्या इसकी चर्चा जो है वो यहाँ पर कर्नाटक में होती है आगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर की मरम्मत को लेकर बीजेपी आज फिर से हमलावर हुई। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि सीएम केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले को बादशाहों का महल बना दिया है, जिसमें दरवाजे तक सेंसर वाले लगाए गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल ने जनता का विश्वास तोड़ा है।
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसको लेकर कहा कि केजरीवाल का बंगला सद्दाम हुसैन के महल जैसा है। याद है उन्होंने 2 बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कुछ छपवा के अपने को दिखाया था ना कि वो कितने बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं। पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थी, चर्चा में आती थी, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों के चर्चाएं आती थी, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए। इसका आप गहरा राजनीतिक अर्थ समझिए कि किसी चीज को टच नहीं करते, फाइल को टच नहीं करते, सब रिमोट से चलाते हैं। कहीं सत्येंद्र जैन जी बोलेंगे से करवा देंगे, कहीं सिसोदिया जी से, और तो और पार्टी को भी टच नहीं करते। साहिब आलम के आने के साथ ही पार्टी को एक्शन में आ जाना चाहिए, उसमें भी रिमोट से कोई चीज खुद नहीं साइन करेंगे। और इस प्रकार की एक धारणा और मीडिया में समाचार हैं कि पंजाब की सरकार को भी रिमोट से ही कंट्रोल करते हैं। शायद ऐसे ही लोगों के लिए वह पंक्ति लिखी गई है कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया था उन बातों के ऊपर, और मुफ्त के नाम पे देने के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि मुफ्त में उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को दिया है, तो यह गलत नहीं होगा जिसे हम एक पंक्ति में कहें कि धोखे की यही खासियत होती है जनाब कि यकीन के साथ अक्सर मुफ्त में मिल जाता है। तो मुफ्त में उन्होंने कुछ और दिया हो न दिया हो, मगर दिल्ली की जनता के विश्वास को अवश्य छला है। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं। ये राजौरी से है। यहाँ पर मुठभेड़ की खबर है और मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए हैं। यहाँ पर मुठभेड़ में घायल 3 और सैनिक शहीद हुए हैं और राजौरी में सुबह से ये मुठभेड़ जो है वो जारी है। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ है, जिसमें जो है सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और इसको लेकर जो अब खबर आई है वो ये कि राजौरी में 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं इसमें। तो बड़ी खबर यहां पर राजौरी से जम्मू कश्मीर के निकलकर आई है, जहां पर सुबह से ये मुठभेड़ जारी है। इस पर आपको हम और जानकारी देंगे। एक बड़ी खबर है ये, जहां पर ये ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों का चल रहा है। अब आपको पंजाब के लुधियाना की तस्वीरें जो है वो दिखाते हैं। यहाँ पर आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है। 580वीं ये जो क्लिनिक है आम आदमी पार्टी क्लिनिक, इसको लुधियाना में उद्घाटन इसका हो रहा है। और इसके लिए आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल जो है वो इसका उद्घाटन कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। और लुधियाना में ये उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आम आदमी क्लिनिक है ये, जिसका उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं इनको लेकर एक बड़ा जो है मुद्दा भी इनको बनाती रही है, किस तरह से वो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ काम के तौर पर इसको रखते हैं कि लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जो क्लिनिक्स हैं वो खोले जाते हैं। और इस सिलसिले में ये 580वीं क्लिनिक है जो कि पंजाब के लुधियाना में खोली जा रही है। यहाँ पर इसको इनॉग्रेट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पर। उस तो बाद साडे सेहत मंत्री सरदार बलवीर सिंह जी, इस तो इलावा श्री अशोक प्राशर पप्पी जी मानयोग हल्का MLA, VP सिंह जी एडिशनल चीफ सैकटरी, अवनीत त्रिखा जी प्रिंसिपल सैकटरी, श्री विजय कुमार जंजुआ जी मानयोग। तो इस तरह की जो क्लिनिक्स हैं इसको लेकर आम आदमी पार्टी, इसका जिक्र भी आप अक्सर सुनते हैं इनके नेताओं के जरिए। और दिल्ली की ही तरह अब यहाँ पंजाब में भी ये सुविधाएं जो हैं वो लोगों को दी जाएं, इसलिए यहाँ पर ये क्लिनिक जो है वो खोले जा रहे हैं। 580वीं क्लिनिक है ये लुधियाना में जो खोली जा रही है और इसके लिए दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं।
तो इस खबर पर भी हम लौटेंगे, लेकिन वापस चलते हैं इस बड़ी खबर पर जो कि कश्मीर से आई। यहाँ पर राजौरी में मुठभेड़ में 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और सुरक्षा बलों की जो मुठभेड़ है आतंकियों के साथ ये अब भी जारी है। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी अब ताज़ा मिल पा रही है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, सेना के लिए बहुत वहाँ कह सकते हैं बुरी खबर है, देश के लिए बुरी खबर है। खास तौर से जो राजौरी का जो कुंडी इलाका है, वहाँ आतंकी हमले में सेना के 5 जवान जो है शहीद हो चले हैं। आपको बता दें कि आज ही जो है सुबह 7:30 बजे सेना को जब सूचना मिलती है कि यहाँ आतंकियों का ग्रुप एक गुफा के अंदर छुपा हुआ है, और सेना जब कार्रवाई करने के लिए आती है तो एक विस्फोटक के जरिए जो है आतंकी जो है उस जगह को उड़ा देते हैं, और उसकी जद में आने की वजह से पहले 2 जवान शहीद होते हैं और बाद में जो गंभीर रूप से घायल थे 3 जवान और शहीद हो जाते हैं, यानी कुल 5 जवान जो है शहीद हो गए हैं। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो राजौरी का जो कुंडी इलाका है, ये कमोबेश वही इलाका है कि जहां आपको याद होगा 17 दिन पहले जो आतंकी ने जो हमला किया था सेना के वाहन पर, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे, करीब करीब वही आसपास का इलाका है। और वही जो भाटा दूरिया का जो जंगल है, एक अवैध कह सकते हैं कि एक पहेली बना हुआ है, जहां गहरी खाई है, पहाड़ी इलाका है और घने जंगल है, और इस वजह से सेना को कार्रवाई करने में काफी मुश्किल आ रही है। लेकिन सेना का ये कहना है कि अभी भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अपुष्ट खबरों के मुताबिक जो है कह सकते हैं कि 2 आतंकियों को जो है मार गिराया गया यहाँ पर सेना के जवानों ने। कितने आतंकी यहाँ पर बताए जा रहे हैं राजीव? अभी भी ऑपरेशन चल रहा है वहां? बिल्कुल ऑपरेशन चल रहा है। 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन उनका चूंकि डेड बॉडी अभी तक नहीं बरामद किया जा चुका है, यही वजह थी कि सेना भी इस मामले में खुल के नहीं बोल रही है। लेकिन 2 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, वहां बड़ी तादाद में आतंकियों के छुपे होने की आशंका है, और यही वजह है कि सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान और जो स्पेशल फोर्सेज है उनके जवान भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि आतंकियों के पास से कोई बड़े घातक हथियार हैं, जिसको लेकर उन्होंने जो है सेना के जवानों पर हमला किया है, जिस वजह से शुरुआती नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन सेना का ये कहना है कि आतंकी जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन छिपे हुए आतंकियों को बाहर निकालकर उनको मार गिराया जाएगा। बिल्कुल राजीव, ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं, इस जगह के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह की जगह है, क्या यहाँ पर जो है वो दिक्कतें आ रही हैं? जंगल है वहां पर? देखिए, ये राजौरी का कुंडी इलाका, और कुंडी इलाका जो है ये पुंछ के डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल सटा हुआ है। ये राजौरी पुंछ का वही एडजॉइनिंग इलाका है, भाटा दूरिया जो इलाका कहा जाता है। और ये ऐसे घने जंगल है, यहाँ पर थिक फॉरेस्ट है, और यहाँ जो है नाले हैं, और नाले के अंदर जो है कई सारे गुफाएं बने हुए हैं, जहां सेना को कार्रवाई करने में दिक्कत इस कारण आती है कि उससे नुकसान होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। लाइन ऑफ कंट्रोल भी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कहीं 5 किलोमीटर है, कहीं 10 किलोमीटर है, और कुछ एक जगहों पर जो है लोकल सपोर्ट भी है। इसी का फायदा उठाते हैं आतंकी, जिससे 17 दिन पहले आपको याद होगा जो भाटा दूरिया जो इलाका है, बिम्बर गली के आसपास का इलाका है, यहाँ जो है सेना के वाहन पर आतंकियों ने घात लगा के हमला किया था। 5 जवान जो शहीद हो गए थे। उसके बाद सेना लगातार यहाँ पर अभियान चला रही है उन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने 17 दिन पहले जो आतंकी कार्रवाई थी उसको अंजाम दिया था। और उसी के दौरान सेना को सूचना मिलती है, 3 तारीख से लगातार इस तरह से कार्रवाई कर रही है। और आज जब आतंकियों से कांटेक्ट होता है और आतंकी जब अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, तो घातक हथियारों के साथ यानी विस्फोटक के जरिए जो है सेना के जवानों पर हमला करते हैं, जो आगे जो जवान रहते हैं और उनकी जद में आ जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। जो जानकारी मिल पा रही है कि 2 आतंकी मारे गए हैं, और मारने वाले आतंकियों की तादाद जो है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये बताया गया है पूरे इलाके की सेना के जवानों जो है ये कार्डन करके जो घेराबंदी करनी है, और लगातार वहां पर फायरिंग जारी है। बिल्कुल, लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। राजीव, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब इन आतंकियों को यहाँ पर दिया जा रहा है। इनकी पहचान के बारे में कुछ पता चल पाया है? किस संगठन से जुड़े हुए हैं? किसी ने जिम्मेदारी इसको लेकर ली है? नहीं, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो पहले की जो जानकारी है उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि लश्कर और जैश के आतंकी हो सकते हैं, और ये आतंकियों का वही ग्रुप बताया जा रहा है। हालांकि इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, जिन्होंने 17 दिन पहले सेना के वाहन पर हमला किया था, घात लगा के हमला किया था, संभवतः स्टिकी बॉम्ब लगाया था, फ्यूल टैंक पर जो है हमला किया था और ग्रेनेड से हमला किया था,
जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे, ये वही आतंकियों का ग्रुप बताया जा रहा है और उन्हीं के खिलाफ जो है सेना के जवान जो कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट इलाका है, गहरी खाई है, नाले हैं, ठीक फॉरेस्ट है, जंगली इलाका है, पूरा एकदम घने जंगल है, लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। तो इस वजह से जो कार्रवाई करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन सेना का ये कहना है कि अब आतंकी जो है चारों तरफ से घिर चुके हैं, उनको मारा जाना तय है। अब दिन और घंटों की बात है। बिल्कुल दिन और घंटों की बात है। इनको जवाब जो है वो सेना की तरफ से दिया जा रहा है और लगातार जो है इनके मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। शुक्रिया राजीव, आप नजर बनाए रखिए। इस ऑपरेशन को लेकर आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। और राजौरी से खबर यहाँ पर आई, यहाँ पर मुठभेड़ जो है वो चल रही है आतंकियों के बीच। 5 जवान जो है यहाँ पर शहीद हो गए हैं। इस खबर पर हम बने रहेंगे। फिलहाल एक और खबर के बारे में आपको बताते हैं। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी क्लिनिक की शुरुआत यहाँ की जा रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री इस वक्त वहाँ बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं। ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨ ਕਰਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੇ 87% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਾਓ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਪਚਰੰਗਾ ਪਛਵਾੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚੋਂ ਚਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾ ਲਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ, ਫਲਾਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਬਚਿਆ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਲਾ। ਆਹ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਖਬਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 37 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਜ 37 ਦਿਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਫਲਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡੋ ਪਰੇ 90% ਸਕੂਲ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 99.7% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਲਾ क्लिनिक खोलते, दिक्कतें बहुत आईयां। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं किस तरह से ये जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका जो है वो यहाँ पर खोला गया है और दिल्ली में किस तरह का काम जो है वो किया गया है स्कूलों को लेकर और इस तरह की क्लिनिक्स को लेकर। बीजेपी वाले ने पैसे कितों आउणगे, पैसे कितों आए। मणिपुर की अब बात करते हैं। मणिपुर में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना कर्नाटक का चुनावी दौरा रद्द करके दिल्ली में समीक्षा बैठक कर रहे हैं।
कल अमित शाह ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, केंद्रीय गृह सचिव, आईबी निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। सीआरपीएफ के पूर्व डीजी कुलदीप सिंह को भी मणिपुर के हालात की निगरानी के लिए भेजा गया है। मणिपुर सरकार ने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। हिंसा के चलते मणिपुर में इंटरनेट बंद है। मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और मणिपुर के राज्यपाल ने कहा कि वो हिंसक घटनाओं से काफी दुखी हैं और लोगों को शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हैं। लेकिन जो तस्वीरें वहां से आई वो आपकी स्क्रीन पर हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के हालात वहां पर बने और उसके बाद तमाम जो कदम हैं जरूरी वो उठाए जा रहे हैं वहां पर शांति बनाए रखने के लिए। इम्फाल से हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के इस वक्त की तस्वीरें हैं। ये कर्फ्यू चल रहा है और आप देख सकते हैं जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। इनके साथ इंडियन आर्मी है, असम राइफल्स है। तो केंद्रीय जो बल है और जो आर्मी है पूरी तरह से उन्होंने अब इस इम्फाल या फिर बाकी जो हिस्से हैं जहाँ पे कि पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई उन इलाकों में अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड है। कर्फ्यू चल रहा है, सिर्फ इम्फाल ही नहीं 8 ज़िलों में कर्फ्यू है। आज बड़ी कोई घटना की खबर नहीं है मगर जो फोकस रहा है वो है जिन इलाकों में जो वनरेबल इलाके हैं जहाँ पे कि झड़प हो सकती है वहाँ से लोगों को निकालना, सेफ जगह लेके जाना। और इसके साथ साथ और भी सेंट्रल फोर्सेस को एयरलिफ्ट किया गया है। इंडियन आर्मी ने गुवाहाटी और तेजपुर से फोर्सेस भी यहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें ज्वाइन किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के व्हीकल या फिर कोई अगर मरीज़ जा रहा है अस्पताल उनको ही निकलने दिया जा रहा है, नहीं तो लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। और जो कोशिश रही है भारतीय सेना और जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है कि जो इलाके हैं इन इलाकों में जहाँ पे कि झड़पें हुए हैं यहाँ पे अब वो शांति बहाल कर पाए और वो शांति बहाल करने के बाद नए कोई घटना ना घटे उसके ऊपर भी फोकस रहा है। और इसलिए आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे अब सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और ये है माहौल इम्फाल का। और हमें जो खबर लग रही है राज्य के बाकी जो हिस्से हैं वहाँ पे भी इसी तरह अब एक सिचुएशन पे कंट्रोल लेने की कोशिश की जा रही है। आज जब केंद्रीय बल और आर्मी और जो स्टेट पुलिस सब मिलके सिचुएशन पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं तभी देखा जा रहा है कि अक्सर रास्तों पे इस तरह के गाड़ियाँ जला दी जा रही है मिस्क्रियंस द्वारा। ये गाड़ी कुछ देर पहले ही जली है। इस तरह इम्फाल में बहुत सारे रास्तों में आपको इस तरह गाड़ी पड़ी दिखेगी। राज्य के बाकी हिस्सों में भी जो लोगों की जान माल की बहुत क्षति हुई है पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से ये घटना घटी है। और अभी जो फोकस है वो है कि ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि झड़प हो सकती है वहाँ पे जो फोर्सेस हैं सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जाके इन इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं। मगर छिटपुट घटना घट रही है और इस तरह के घटना बहुत सारे घटना अभी भी मणिपुर में घट रही है। गांव से लोग अपने घर छोड़ के दूसरे जगह पे जा रहे हैं, जो सेफ एरिया है वहाँ पे जा रहे हैं। और बहुत सारे पॉकेट्स में मणिपुर में यही तस्वीर है। और बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग कहीं पे एक कम्युनिटी है तो दूसरे जगह दूसरी कम्युनिटी है। इसी तरह अपने गांव और अपने घरों को छोड़ के जो दूसरे जगह जा रहे हैं। कुछ जगह में आगजनी की घटना भी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी लोगों को समझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे रहे और हम आपको लेके जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए ये जो तनाव बना हुआ है पिछले 2 दिनों से मणिपुर में इससे निपटने के लिए अब केंद्र सरकार ने और भी अधिक जो केंद्रीय बल यहाँ पे भेजा है और इसके साथ आर्मी भी यहाँ पे गश्त लगा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत हाई आर्मी की प्रेजेंस है। यहाँ पे जो स्टेट
फोर्सेस हैं, उनके साथ इंडियन आर्मी के यूनिट्स भी हैं, फ्लैग मार्च चल रहे हैं और इस बीच लोगों को सुरक्षित जगह पे उनको निकाल के लेके जाने की भी कोशिश जारी है। और आपको सीधा तस्वीर दिखाते हैं कर्नाटक के तुमकुरू की, जहां पर पीएम मोदी का रोड शो हो रहा है और उनके स्वागत के लिए हर जगह की तरह यहां पर भी जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे दिख रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। और पीएम मोदी आपको बताएं कर्नाटक में जो है वो चुनाव प्रचार जो है वो कर रहे हैं और उनका ये मेगा अभियान आपके ये 3 दिन का जो चुनाव प्रचार है वो यहाँ पर चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी में भी जो है एक सभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने केरल स्टोरी के जरिए कांग्रेस पर यहाँ पर निशाना साधा। और अब तुमकुरू में उनका ये रोड शो हो रहा है कर्नाटक के, जहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। और पीएम मोदी भी गाड़ी में अपनी मौजूद हैं और लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी तरह से जो पीएम मोदी का जो कर्नाटक के चुनाव में प्रचार अभियान है वो ज़ोर शोर से यहाँ पर चल रहा है। और आज भी आप देखिए काफ़ी व्यस्त दिन जो है पीएम का रहा और इसी सिलसिले में यहाँ पर अब ये रोड शो हो रहा है। और कर्नाटक में पीएम का जो 3 दिन का मेगा चुनाव प्रचार है उसमें आज बेल्लारी में उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जो है सभा को संबोधित किया। वहाँ पर केरल स्टोरी का मुद्दा जो है वो उन्होंने उठाया, किस तरह से इसके ज़रिए जो है कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा, आतंकवाद को समर्थन करने की बात वहाँ पर आई। और अब यहाँ पर ये तुमकुरू में उनका रोड शो हो रहा है और किस तरह से वहाँ पर लोग जो है इकट्ठा हैं, आप यहाँ पर देखिए तस्वीरों के ज़रिए जो पीएम का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो ये 3 दिन का मेगा चुनाव प्रचार है जो यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ से पंजाब आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है और इस मौके पर अरविंद केजरीवाल वहाँ पर बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। नए मोहल्ला क्लिनिक और चालू होने जा रहे हैं। पंजाब में अभी तक 500 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे थे और ये 500 मोहल्ला क्लिनिक में जिन लोगों ने इलाज कराया, जिन जिन इलाकों में ये काम कर रहे थे, वहाँ से लोगों से जब बात करने का मौका मिलता था तो बेहद लोकप्रिय हैं ये मोहल्ला क्लिनिक। लोगों को बहुत सहूलियत मिल रही है। इन मोहल्ला क्लिनिक में आप अपने घर से बाहर निकलो, थोड़ी दूर के बाद मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ जाके अपना डॉक्टर को इलाज कराओ। डॉक्टर मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, दवाइयाँ मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त है, सारा इलाज मुफ्त है। इस तरह का और एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बिल्कुल साफ सफाई सुथरा, ऐसा दिखता नहीं कि कोई सरकारी महकमा है। इस तरह का इलाज कभी पंजाब की जनता ने देखा नहीं था। आज से 1.25 साल 1.5 साल पहले जब पंजाब के कोने कोने में मैं और सरदार भगवंत मान सिंह वोट मांगने जाते थे, हम ये सारे वादे किया करते थे। हम ये कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, आपका पूरा इलाज मुफ्त कर देंगे, हम आपकी शिक्षा अच्छी कर देंगे, स्कूल अच्छे बनाएंगे, ये करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे। लोगों ने सुना तो था कि दिल्ली में इन लोगों ने करा है। दिल्ली में और पंजाब में रिश्तेदारियां, दोस्तियां बहुत हैं। पंजाब के लोगों के रिश्तेदार उधर रहते हैं, दिल्ली के लोगों के रिश्तेदार इधर रहते हैं। आपस में सुना था लोगों ने कि दिल्ली में ये लोग करके आए हैं, लेकिन लोगों के मन में फिर भी होता था पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पर लोगों ने सोचा एक मौका देके देखते हैं इनको भी। जब दूसरी पार्टी वालों को इतने मौके दिए तो एक मौका इनको भी देके देखते हैं। उस टाइम हम बार बार कहते थे कि हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है, हम ईमानदार सरकार बनाएंगे, एक एक वादा पूरा करेंगे। दोस्तों, मुझे भी यकीन नहीं था जब हमारी सरकार बनी 1 साल पहले, मुझे भी पूरा यकीन नहीं था कि इतनी तेजी के साथ काम होने लगेंगे। आज जिस तेजी के साथ पंजाब के अंदर काम हो रहे हैं, अभी 1 ही साल हुआ है। 1 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। इन लोगों ने 75 साल से इन सारी पार्टियों ने मिलकर पंजाब को लूटा था। जो ये एक उंगली लगाओ इसके नीचे 1000 घोटाले मिलेंगे आपको पंजाब के अंदर। इतने घोटाले कर रखे हैं, इतने माफिया
कोई सेक्टर उठा के देख लो, माफिया ही माफिया, माफिया ही माफिया। उस सारी चीजों को ठीक करने में टाइम तो लगता है। उसके बावजूद जैसा भी भगवंत मान साहब ने बताया, दिल्ली में हमें 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लग गए। पंजाब में 580 मोहल्ला क्लिनिक 1 साल के अंदर बन गए। पिछले 3-4 महीने में मेरा कई बार आना जाना हुआ। मान साहब ने मुझे कई बार बुलाया और हर बार कोई नई चीज का उद्घाटन करने के लिए आता हूं मैं। कभी 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, एक बार 100 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, आज 80 मोहल्ला क्लिनिक, एक बार योगा क्लासेस का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी तेजी के साथ आज पंजाब की तरक्की हो रही है। 75 साल तक पंजाब के लोगों ने केवल लूट और चोरी और डकैती देखी थी। पहली बार आज पंजाब विकास की बुलंदियों को छू रहा है। और जब आप अच्छा काम करते हो तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। दिल्ली में जब हमने अच्छा काम चालू किया करना तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी और उसकी खुशबू पंजाब तक पहुंची और पंजाब में दिल्ली के कामों की खुशबू फैल गई और पंजाब के लोगों ने हमारी सरकार बना दी। अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने लगे हैं और पंजाब के अच्छे कामों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। पहले हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त की। लोग कहते हैं दिल्ली में तो हो सकती है, पंजाब में नहीं हो सकती। अब पंजाब में भी कर दी। अब लोगों को लगता है हाँ यार हो तो सकती है, बिजली तो हर जगह मुफ्त हो सकती है। बिजली मुफ्त की हमने कहा था, वादा किया था, 1 साल के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी। नौकरियां, अभी मान साहब ने आपको बताया 29,000 तो सरकारी नौकरी दे दी, पर ये तो केवल सरकारी नौकरी है। जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक 580 बन गए, इनमें 580 डॉक्टर, उससे दुगने तिगुने लगभग 1,500 पैरामेडिक्स और एक मोहल्ला क्लिनिक में लगभग 6-6, 7-7 लोगों को नौकरी मिलती है। तो आप सोच सकते हो कितने। एक चीज जो सबसे बड़ी, जो लोगों को पता नहीं कितनी पता है, पिछले 1 साल के अंदर आपके मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने पूरे देश में घूम घूम के 40,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं पिछले 1 साल के अंदर। और ये कोई फर्जी पहले जैसे देखा करते थे, बड़े बड़े हर राज्य करता है इन्वेस्ट, जैसे इन्वेस्ट पंजाब होता है, यहाँ पे इन्वेस्ट गुजरात, इन्वेस्ट फलाना, गुजरात इन्वेस्टमेंट, महाराष्ट्र, हर एक राज्य के अंदर नौटंकी होती है। वो नौटंकी होती है, मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो नौटंकी होती है। उसमें MOU साइन होते हैं, पैसा नहीं आता, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, इंडस्ट्री नहीं आती, MOU होते हैं केवल। पिछले 1 साल में भगवंत मान हैदराबाद गए, चेन्नई गए, बंबई गए, दिल्ली गए, पूना गए और एक इंडस्ट्री वाले के साथ कमरे में बैठ के बात की, नौटंकी नहीं की। आज 40,000 करोड़ रुपए के MOU नहीं है, फैक्ट्रियां बननी चालू हो गई हैं। टाटा स्टील का 2nd लार्जेस्ट प्लांट पूरे देश का, 2nd लार्जेस्ट प्लांट जमशेदपुर के बाद पंजाब के अंदर बनने जा रहा है। 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगनी चालू हो गई है, जमीनें खरीदी जा चुकी हैं, नारियल फोड़े जा चुके हैं, फाउंडेशन बननी चालू हो गई है और ये इंडस्ट्रियां अगले कुछ महीने में, 1.5 साल में बन के चालू हो जाएगी। इन इंडस्ट्रीज के अंदर 2.5 यहाँ पर लाख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो कि पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं और आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन यहाँ पर वो कर रहे हैं। और इस मौके पर वो बताते हुए किस तरह से जो है उन्होंने काम किए हैं और पंजाब में न सिर्फ जो है वो निवेश जो है वो लेकर आए हैं, बल्कि तेजी से काम भी वो कर रहे हैं।